ओह बकवास, यह बहुत अंधेरा है। इसे चालू किए बिना ऐसा महसूस होता है जैसे आप जो पकड़ रहे हैं वह एक ईंट है। जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो AEX बहुत सरल और ठोस लगता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लासिक्स को श्रद्धांजलि देने वाला कोई फैंसी सामान या शेल नहीं है। भारी वजन के साथ यह काफी सुरक्षित महसूस होता है। इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर आत्मरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। समग्र शरीर अपेक्षाकृत परिपक्व काले रंग का है। फोन को ऑन करने के बाद आप बाईं और दाईं ओर RGB लाइट्स देख सकते हैं जो चलते समय काफी दिलचस्प लगती हैं। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा, अरे ये तो फिर चला गया। आटे का खोल बहुत नाजुक लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे इसमें थोड़ी सी आंतरिक त्वचा जोड़ दी गई है और यह बहुत अच्छा लगता है। नुकसान यह है कि यह थोड़ा दुर्लभ है और सामने की तरफ कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक दिन के उपयोग के बाद पीठ पर मुख्य होल्डिंग क्षेत्र संभवतः ऐसा ही दिखेगा, बहुत गंभीर नहीं। वैसे भी जब तक आप इसे पलट नहीं देते और देख नहीं पाते इसका कोई मतलब नहीं है। सही इंटरफेस पहलू AU के अपनी पिछली परंपरा को जारी रखे हुए हैं। शीर्ष पर एक USB-A पोर्ट है, इसे एक अंगूठा दें। कई ऑपरेशनों की तुलना टच स्क्रीन या हैंडल ऑपरेशन से की जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से माउस को पसंद करता हूं। इसे एडॉप्टर का उपयोग करके सी पोर्ट से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पोर्ट जितना सुविधाजनक है। हैंडहेल्ड डिवाइस के ऊपर और नीचे पूरी तरह कार्यात्मक सी पोर्ट है। चार्जिंग के अलावा इसका उपयोग ग्राफिक्स कार्ड स्क्रीन को कनेक्ट करने या मॉनिटर के साथ उपयोग करने के लिए भी किया जा सकता है। अब हैंडहेल्ड कंसोल के लिए AU के लिंक पहले से ही मानक है, इसलिए AUK ने इस बार AU के लिंक इंटरफेस की भी व्यवस्था की है। हैंडहेल्ड के नीचे जैसे 3.5 mm हेडफोन जैक, SD कार्ड स्लॉट इन पारंपरिक इंटरफेस सभी को बरकरार भी रखा गया है। कुछ प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कंपनियों से नहीं सीखा। इसे एक अंगूठा दें। एक हैंडहेल्ड डिवाइस के लिए 747 ग्राम वजन सुनते ही आप बता सकते हैं कि यह हल्का नहीं है। सौभाग्य से हैंडहेल्ड डिवाइस के बाएं और दाएं पक्ष व्यवस्थित हैं। बड़ी एर्गोनोमिक पकड़, इसे पकड़ना काफी आरामदायक है। महसूस पर भार के कारण होने वाले दमन को काफी हद तक कम कर सकता है। शांत पहलू, इस बार खिलाड़ियों की राय के आधार पर इसे निखारा और संशोधित भी किया गया। उदाहरण के लिए कंधे के बटन और ट्रिगर पहले की तुलना में काफी बेहतर महसूस होते हैं। शोल्डर कीज की आवाज भी बहुत स्पष्ट है। प्रेस प्रतिक्रिया भी बहुत तेज है। ट्रिगर शक्तिशाली ढंग से पलटता है। संपीड़न प्रक्रिया के दौरान कोई शोर नहीं होता है। एक्शन कुंजियां और क्रॉस कुंजियां अभी भी प्रवाहकीय विनिमय योजनाओं का उपयोग करती हैं। मध्यम अनुभूति, खेलते समय अपेक्षाकृत शांत। समानांतर मॉड्यूल का सबसे बड़ा सुधार जॉयस्टिक है। इस बार मैंने कैपेसिटर रॉकर को सीधे कनेक्ट किया। उन सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करना जो उपयोग के लिए इच्छुक है। रॉकर कैप स्विच की वही छोटी रॉकर कैप है। डायमंड सर्कल सुरक्षा भी जोड़ी गई। छोटे रॉकर का उपयोग करने का लाभ यह है, एक्शन बटन दबाते समय जॉयस्टिक आपके हाथ को नहीं रोकेगा। हैंडहेल्ड और कंसोल के बीच का अंतराल बहुत समान है। स्क्रीन भी अच्छी तरह फिट बैठती है। दिखावे और एहसास के मामले में ओक ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। अगला कॉन्फ़िगरेशन देखें। स्क्रीन 8 इंच की देशी क्षैतिज स्क्रीन का उपयोग करती है। अतीत में कई हैंडहेल्ड कंसोल गैरदेशी क्षैतिज स्क्रीन का उपयोग करते थे। कई गेम में लोड होते समय बग होते हैं। अधिक क्लासिक सबसे बड़ा चचेरा भाई है। हर बार जब मैं खेल में प्रवेश करता हूं तो मुझे स्क्रीन के अनुकूल होने के लिए इसे आधे दिन तक समायोजित करना पड़ता है। रेजोल्यूशन 1920x1200 LCD स्क्रीन है। 10 पॉइंट टच का समर्थन करें। 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज की दो ताजा दरों में उपलब्ध है। कलर मीटर के साथ वास्तविक माप। sRGB रंग सरगम कवरेज 98.1% तक पहुंच सकता है। sRGB रंग सरगम मात्रा 104.9% है। DCI P3 74.3% है। स्क्रीन क्वालिटी औसत है। 32 GB मेमोरी प्लस 1 TB सॉलिड स्टेट डिस्क। परीक्षण पढ़ना और लिखना क्रमशः 7000 और 6000 से अधिक तक पहुंच सकता है। बैटरी की क्षमता 72.7 वॉट घंटे है। यह साइज काफी ईमानदार है। आखिरकार हम सब जानते हैं विंडोज हैंडहेल्ड प्लग-इन गॉडजिला प्लग-इन वोल्टेज पहुंच सकता है। अब इस बैटरी की क्षमता 15 वॉट है और यह 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चल सकती है। साथ ही पैकेज 100 वॉट फास्ट चार्जिंग हेड के साथ आता है। श्रृंखला वापस लेने की गति अभी भी बहुत प्रभावशाली है। बूस्टर अभी भी मुख्य धारा AMD Ryzen AI 9HX 370 है और ग्राफिक्स कार्ड 890M है। क्विक सेटअप सॉफ्टवेयर में TDP सेटिंग 30W तक सपोर्ट करती है। इसे एक क्लिक से सहेजने के लिए आपको अभी भी निचले दाएं कोने में टर्बो बटन पर क्लिक करना होगा। आप हैंडहेल्ड TDP फैन मोड, कंपन तीव्रता को समायोजित कर सकते हैं, प्रकाश प्रभाव सेट कर सकते हैं, जाइरोस्कोप चालू कर सकते हैं, रिजोल्यूशन को संशोधित कर सकते हैं और अन्य ऑपरेशनों की एक श्रृंखला को संशोधित कर सकते हैं जो बहुत सुविधाजनक है। सॉफ्टवेयर अब बहुत स्थिर और परिपक्व है। अगर आप नौसिखिया हैं तो भी आपको इसे ऑपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने के बाद आप हैंडल के लिए विस्तृत सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे भागों को संशोधित करना या ट्रिगर और जॉयस्टिक के डेड जोन को बदलना। डिफॉल्ट जॉयस्टिक में 6% चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाहरी रिंग शुद्ध गोलाकार समायोजन को अपनाती है। सॉफ्टवेयर में नो डेड जोन मोड में बदलने के बाद परीक्षण वास्तव में डेड जोन मुक्त हो सकता है। बहुत चिकना। रिटर्न परीक्षण की दर 1000 हर्ट्ज से ऊपर स्थिर थी। कंपन परीक्षण आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। मूर्ख नहीं, बहुत नाजुक। खेल, विशेषकर हमारा पुराना मित्र होराइजन 5 उच्च गुणवत्ता 1200p15W अपेक्षाकृत खुले वातावरण में फ्रेम दर को 60 फ्रेम से ऊपर बनाए रखा जा सकता है। 30W TDP के तहत उच्च छवि गुणवत्ता 1200p यह 70 से अधिक फ्रेमों को भी स्थिर कर सकता है। हालांकि 900p निम्न गुणवत्ता वाले 15W ऑयल ईयरफोन पूरी तरह से पर्याप्त हैं। फ्रेम दर 100 के करीब भी हो सकती है। गॉड ऑफ वॉर में 900p निम्न गुणवत्ता वाले लड़ाई सत्र के लिए इसे 20W पर 80 फ्रेम पर स्थिर किया गया था। मूल छवि गुणवत्ता को 55 फ्रेम से अधिक पर स्थिर किया जा सकता है। 1200p मूल गुणवत्ता वाले युद्ध दृश्यों को 45 से अधिक फ्रेमों पर भी स्थिर किया जा सकता है। साइबरपंक 2077 स्वचालित रूप से FSP चालू करता है। निम्न छवि गुणवत्ता पर बेंचमार्क चलाने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।
बैटरी लाइफ हमेशा से विंडोज हैंडहेल्ड डिवाइसों की एक घातक कमजोरी रही है। सौभाग्य से हैंडहेल्ड डिवाइस की बैटरी अपेक्षाकृत बड़ी है। 15W फ्यूल ईयरफोन की बैटरी लाइफ 2.5 घंटे से ज्यादा है, जो काफी स्वीकार्य है। हालांकि परिधीय बिजली खपत पर ओक का बहुत अच्छा नियंत्रण है। 15 वॉट या 20 वॉट के साथ खेलें। परिधीय बिजली की खपत को लगभग 10 वाट पर नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप 30 वाट पर खेलते हैं तो परिधीय बिजली की खपत को 15 वाट के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है। खेलने के लिए केवल 30 वाट। बैटरी जीवन केवल 1.5 घंटे का है। इसे धूलरोधी रहस्य कैसे नहीं माना जा सकता। मैं बैटरी जीवन की चिंता से मुक्त रहना चाहता हूँ। कंसोल के रूप में चलाने के लिए इसे सीधे प्लग इन करें या मॉनिटर से कनेक्ट करें। सभी अच्छे विकल्प हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं मैंने इसे विशेष रूप से अपनी प्रेमिका के साथ गेम खेलने के लिए खरीदा है। ऊष्मा अपव्यय की दृष्टि से कमरे का तापमान 27.5 डिग्री है। पंखे की गति 100% चालू करें। आइदर 6428 वॉट सिंगल बेक्ड एफपीयू का उपयोग करना। सीपीयू तापमान अंततः लगभग 72 डिग्री पर स्थिर हो गया। इस समय मापा गया पूरी मशीन का उच्चतम तापमान स्क्रीन के निचले हिस्से पर वितरित किया जाता है। अराउंड 46 डिग्री। सबसे गर्म स्थिति शीर्ष वायु आउटलेट पर है। तापमान 58 डिग्री के आसपास है। बाएं और दाएं पकड़ का तापमान सामान्य है। यह 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। सामान्य रूप से तेल के साथ खेलना पूरी तरह से ठीक है। ताप अपव्यय वास्तव में अच्छा है। ओक हैंडहेल्ड में हमेशा ईमानदार और सक्षम होने की भावना रही है। कोई आकर्षक उपस्थिति नहीं। सामग्रियों के संदर्भ में हम इसका भी पालन करते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका उपयोग करते हैं। पहले दो और बाद में बात करने का सिद्धांत। जहां तक इसे खेलने के अनुभव की बात है तो यह काफी अच्छा है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कीमत है। अब ओके एक एक्स के लिए एक राष्ट्रीय पूरक गतिविधि है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। 32+1 TH1 730 संस्करण 6544 जीता जा सकता है। सब्सिडी के बाद 8840 संस्करण 4844 हुआ। यह कीमत समान प्रोसेसर वाले अन्य हैंडहेल्ड कंसोल की तुलना में काफी सस्ती है। क्या आपको लगता है कि यह कॉन्फ़िगरेशन आरंभ करने के लिए उपयुक्त है?